बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। कि लाइफ की जो वैरायटी है वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो उसका क्या बेनिफिट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एम्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। ये एक एस्टिमेट लगाया हुआ है साइंटिस्ट ने कि अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, बट ओनली 1/3 डिस्कवर्ड। इन 10 मिलियंस में से सिर्फ उसका तीसरा हिस्सा जो है वो डिस्कवर हुआ है। अभी तक वो एनिमल्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ 1/3 हैं, बाकी को जो हैं वो सारे डिस्कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एक तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे और सेकंड जो हम देखेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स हमने किस तरह क्लासीफाई कर दिया है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसी है। तो क्लासिफिकेशन जब हमने ऑर्गेनिजम्स की तो उसको ऑर्गेनिज्म हमने 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया था, जैसे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, नेमिंग देखेंगे, जो एनिमल्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं इनकी नेमिंग देखेंगे। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन के एम्स देखेंगे कि क्या एम्स है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी के वैरायटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि द बायोडाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशी। के विद इन स्पीशी हमने इनके वेरिएशंस देखने हैं और अमंग द स्पीशी देखने हैं एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। के अर्थ की डिफरेंट रीजन्स में जो स्पीशी पाई जाती हैं वो आपस में उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं, और या ज़्यादा स्पीशीज़ के आपस में कैसे हैं। अब हम अमंग और विद इन का डिफरेंस देख लेते हैं। अमंग मीन दरमियान, कि हम इसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी। हम यहाँ देख लेते हैं कैट की स्पीशी और डॉग की स्पीशी। इसमें हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की अगर बात करें तो हम कहेंगे ये अमंग द स्पीशी है। लेकिन अगर हम विद इन की बात करें तो हम क्या करेंगे, कैट की ही स्पीशी लेंगे। कैट के आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, अलग अलग जीनस होते हैं। तो अगर हम कैट ही की सारी स्पीशीज़ की बात करेंगे तो वो विद इन हो जाएगा। अगर हम कैट और डॉग दो स्पीशीज़ को मिला के बात करेंगे तो वो अमंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो तरह की होती है, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर एंड फाना मीन एनिमल्स। के बायोडाइवर्सिटी दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एनिमल्स और प्लांट्स। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी बुक में मेंशन है वो क्लाइमेट है, कि अगर सडन वेदर चेंज होता है, फ्लड्स आते हैं, तो जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं कर सकते। तो जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसके बाद सॉइल कंडीशन है कि किसी भी मैदान की, किसी भी इलाके की सॉइल कंडीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है वहाँ की स्पीशीज़ के ऊपर। अगर वहाँ पे रेत होगी या फिर वहाँ पे पत्थर वगैरह होंगे तो वहाँ पे प्लांट्स की स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो कभी भी वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती। नंबर 3 हमारे पास आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट। जैसे कि हमारे पास काब है, काब कहाँ पर रहता है, दरख्तों पर नहीं, दरख्तों पर नहीं, वो पहाड़ों की चोटियों पर, चट्टानों की चोटियों पर रहता है। तो आल्टीट्यूड भी स्पीशीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत मैटर करता है। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्पीशी, कि किसी इलाके में कौन सी स्पीशीज़ हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ग्रास की, कि अगर किसी जगह पर ग्रास नहीं होगी तो वहाँ पे जो है वो रैट या फिर जो खरगोश वगैरह है वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो फूड है वो ग्रास ही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिचेस्ट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है, एट इक्वेटर, इक्वेटर के अराउंड जो सराउंडिंग में बाउंड्रीज है वो सारी की सारी ट्रॉपिकल रीजन्स में आती हैं। अब इक्वेटर देखते हैं, इक्वेटर क्या है, मिडल पॉइंट, मिडेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज़ इक्वेटर। नेक्स्ट जो है सम स्पीशीज़ प्रेजेंट इन टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन है इसमें कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। टेम्परेट रीजन जो है वो कहाँ पे होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन के सेंटर में जो रीजन है उसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं। वेरी फ्यू स्पीशीज़ इन पोलर रीजन, और पोलर रीजन में कितनी स्पीशीज़ होती हैं, वेरी फ्यू।
ट्रॉपिक्स में रिचेस्ट, टेम्परेट में सम एंड पोलर रीजन वेरी फ्यू। पोलर रीजन को हम पोलर जोन या फिर आइस जोन भी बोल सकते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कब हुई। तो बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो, के 4 बिलियन साल पहले जो है बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट हुई। लेकिन अगर ह्यूमन की हिस्ट्री की बात करें तो वो वेल नाउन नहीं है। काफ़ी इसके बारे में पॉइंट्स हैं, थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्ट इस चीज़ का नहीं पता कि कब ये ह्यूमन्स हिस्ट्री स्टार्ट हुई। बट 600 मिलियन ईयर्स अगो आल लाइफ कंसिस्ट ऑन बैक्टीरिया। 600 मिलियन साल पहले जो है वो सारी की सारी लाइफ जो थी अर्थ के ऊपर वो बैक्टीरिया थी या फिर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ये तीनों वर्ड हम दोनों वर्ड बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया को हम ये भी कह सकते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो सारी की सारी जो लाइफ थी वो यूनिसेलुलर थी या फिर प्रोकैरियोट्स थी या फिर बैक्टीरिया थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है, बायोडाइवर्सिटी क्यों अहम है। तो बायोडाइवर्सिटी जैसे कि इसमें प्लांट्स भी और एनिमल्स भी है, तो हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से फूड मिलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ फूड है फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। हम इसे कहाँ से हासिल करते हैं, डायरेक्टली हम ले लेते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से इनडायरेक्टली ले लेते हैं। अगर हम मटन खा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं तो उनको फूड कहाँ से मिल रही है, उनको भी तो प्लांट से मिल रही है, तो ये हम इनडायरेक्टली ले रहे हैं प्लांट से। इसके बाद ड्रग्स है, लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिन या ड्रग्स के लिए यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल मटीरियल्स कम फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल पेपर, ये हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। रबड़ प्लांट से। ऑयल ये भी हम प्लांट से। डाइज ये भी प्लांट से। ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। अगर हम अपने क्लोथ्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, वो भी कहाँ से आ रहा है, वो भी सारे का सारा प्लांट से आ रहा है। तो इंडस्ट्रियल मटीरियल जो है वो भी सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी पर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ में हेल्प आउट करती है, मेंटेन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करती है। बैलेंस एटमॉस्फेरिक गैसेस के एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे पास कौन सी हैं, जो मोस्टली बेसिक्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। दरख्त ज़्यादा होंगे तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन से लेंगे, तो ये सारी साइकिल चलेगी और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो उनका बैलेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिसाइकलिंग का था कि किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ कर लेना, उसको किसी प्रोसेस के थ्रू दोबारा से कारआमद बना लेना। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन को हम कह सकते हैं कि बेस्ट एग्जांपल है रिसाइकलिंग की। अगर कोई एनिमल या प्लांट डाई कर जाता है तो फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको वैल्यूएबल बेनिफिशियल चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मोस्टली प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फर्टाइल सॉइल जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन। जैसे हमने पहले बात की कि 10 मिलियंस एस्टिमेट है कि 10 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन जो हैं वो एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। मीन्स के 2 मिलियंस डिस्कवर हो चुकी हैं, बाकी 8 मिलियन अभी डिस्कवर करने वाली हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर आपको याद हो, हमने जब पढ़ा था कुरान एंड बायोलॉजी, उसमें हमने सूरह नूर की एक आयत का तर्जुमा पढ़ा था, जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि अल्लाह ताला ने जानदारों को पैदा किया है। इसमें से कुछ अपने पेट के बल रेंगते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन की बेस है कि कुरान पाक ने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की हुई है। सारे एनिमल्स सेम तरह के नहीं हैं, वो शक्ल में या अपने इंटरनल जो उनका है सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट्स हैं। तो क्लासिफिकेशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मेथड, ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है, ये मेथड है इन विच वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं इनटू ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। पहले उनके जो मेन ग्रुप बनते हैं, फिर फर्दर उनके सब ग्रुप्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस अमंग देम। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्स क्या है क्लासिफिकेशन की। तो इसमें हमें उन्होंने 2 डेफिनेशन सबसे पहले बुक में दी हुई हैं। ये इनके एम्स नहीं हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन जो है वो क्या चीज़ है, किस बेस पे है। तो सबसे पहले हमारे पास टेक्सोनोमी है और दूसरी सिस्टमैटिक्स। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में इनका डिफरेंस आ जाता है। टेक्सोनोमी अब क्या हम ऑलरेडी पीछे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं।
स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है उनके नेमिंग को स्टडी करना है, वो सारा का सारा टेक्सोनोमी में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक में हम लोग क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन की स्टडी के साथ साथ हम उनके ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी इर्तिका देखते हैं कि वो फर्दर उनके एंसेस्टर क्या हैं, ठीक है, वो कहाँ से उसकी एवोल्यूशन हुई है। सिस्टमेटिक्स में हम लोग साथ ये भी चीज़ स्टडी करते हैं। अब हम इनके एम्स की बात करते हैं कि एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। हम क्लासिफिकेशन की स्टडी क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस देख सकें ऑर्गेनिज्म के दरमियान। दूसरा हम ये देखते हैं कि टू डिटरमाइन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, कहाँ पे जाके इनके जो एंसेस्टर हैं वो आपस में मिल रहे हैं, कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सेम वही चीज़ है कि क्या बेसिस, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, हम सिमिलरिटी की बेस पे करते हैं या फिर डिफरेंस की बेस पे करते हैं। सिमिलरिटी टेल्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो फर्दर हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करती हैं, वो हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हेल्प आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरो और पिजन का हम लोग देखते हैं, स्पैरो और पिजन जो है दिखने में सेम है, कोई थोड़ा सा माइनर से इनमें डिफरेंस है, साइज़ का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस। तो ये क्या चीज़ हमें बता रही है कि स्पैरो और पिजन जो है आपस में कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर जो होंगे वो सेम होंगे। अगर हम दूसरी तरफ देख लें कि स्पैरो और इंसेक्ट की बात करें, स्पैरो और इंसेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो इनका आपस में हमें कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि स्पैरो और इंसेक्ट का आपस में एंसेस्टर जो है वो सेम नहीं होंगे, लेकिन स्पैरो और पिजन के आपस में एंसेस्टर सेम होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन सी बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की या प्रिंसिपल्स हैं। तो मॉर्फोलॉजी भी हम ऑलरेडी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हम दोनों की बात करेंगे। एक्सटर्नल की करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी होगा, इंटरनल की बात करेंगे तो वो एनाटॉमी होगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी जो है वो क्लासिफिकेशन में हेल्प आउट करती हैं। क्यों, कैसे करती हैं, क्योंकि जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, उनकी जो 3-4 पहली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की वो सेम होती हैं। उनमें हम लोग ये डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये जिसकी डेवलपमेंटल स्टेज है, क्योंकि वो मोस्टली सेम होती हैं। लेकिन ये पिछली थोड़ी बात है। अब क्या हो गया कि अब हम लोग जीन्स तक पहुंच गए हैं, तो हम जेनेटिक्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उसका हम मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें DNA, क्रोमोसोम और जीन की स्टडी करके ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन देखते हैं कि उनका एंसेस्टर सेम है या नहीं।